बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। शाहिद परेशानी से बंद कमरे में चहलकदमी कर रहा था। इस्तराब उसकी हरकतों सकनात से वाज़े नजर आ रहा था। गैज़ो गज़ब से उसकी हालत गैर हो रही थी। नींद की देवी गुज़िश्ता कई रातों से उससे रूठी हुई थी। कमरे का सपाट सन्नाटा उस पर मुसल्लित था। रात गटाटूप अंधेरे से लिपटी हुई थी। उसके तेजी से चलते हुए कदम कमरे के खामोश माहौल में हल्की इर्ताश पैदा कर रहे थे। चलते चलते बेजारी से उसके एसाब शल होने लगे। वो मायूस कुन अंदाज में नरम गुदाज सोफे पे बैठे अपने घुटनों में सर दबाकर सिसकने लगा। नहीं डैडी, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। आपको मेरी बात मानना होगी। हायशो ख्वाब के टूट जाने का दुख उसके अंदर बैंड आ रहा था। कायनात भर का कुर्ब उसके पुरकशिश चेहरे पर सब्त हो गया। लम्हे सिरकते रहे और रात भीगती रही। उसकी खूबसूरत आंखों से रवां अश्कों की लड़ी भी आतिशे इश्क को सर्द ना कर सकी। वो जुनून की आग में इस कदर जल चुका था कि वो प्यार के तेज धारे में मुसलसल बहता जा रहा था। कुछ देर तक वो मुसलसल उसी कैफियत में लड़कियों की तरह सिसकता रहा। फिर अचानक एक आग का लावा उसके अंदर भड़क उठा। उसके अंदर उठने वाली इश्तियाल अंगेजी ने मिनटों में खूबसूरत कमरे का खुलिया बिगाड़ के रख दिया। कीमती परफ्यूम्स, कांच के गमलों में सजे आर्टिफिशियल फूल, क्रिस्टल पैकिंग में सजे बेशकीमत तहाइफ, महंगे लोशन, शेल्फ में जुड़ी नायाब किताबें, स्टडी टेबल पर रखा लैंप, कमरे में सजी नायाब आर्ट की सीनरियां, सब कुछ एक लम्हे में फर्श पर दे मारा। बेडशीट खींच कर दूर उछाल दी। उसके ख्वाब भी तो इसी तरह किरची किरची हुए थे। उसके हाथ में जो आया वो गुस्से के आलम में फेंके जा रहा था। उसके नज़दीक उसके जज्बात से कीमती कोई चीज़ नहीं थी। टूटी हुई चीज़ें इंपोर्टेड दबीस कालीन पर अपने नक्शो निगार बना चुकी थी। घर के जुमला अफराद इस इंतकामी कार्रवाई से बेनियाज ख्वाबी खरगोश के मज़े लूट रहे थे। चीज़ें पटह पटह के जब तवानाई से उसका रब टूट गया तो गुस्से से उसकी टांगें कांपने लगी। उसके जिस्म से सख्त बिल्कुल खत्म हो गई। जब उसकी कमजोर टांगें निढाल जिस्म का वजन सह न पाई तो वो एकदम ऊंधे मुंह फर्श पर आन गिरा। शायद अंदर से वो इस कदर घायल हो चुका था कि उसे अपने जिस्म पर किरचियों और जख्मों का बिल्कुल एहसास न हुआ। कितनी ही देर वो अपनी हालती जार पे मातम कना रहा। फिर धीरे धीरे उसकी सिसकती आवाज कमरे में दम तोड़ने लगी। फिर न जाने रात के किस पहर वो नींद की वादी में उतर चुका था। बेटा बेटा, ये क्या हालत बना रखी है। तुम अभी बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें अब भी बच्चों के जैसी हैं। उसकी वालिदा मिसेस मंजूर ने बड़े प्यार से अपने जिद्दी बेटे को फर्श पर लेटे और कमरे की हालत का जायजा लेते हुए कहा। बेड पर चादर बिछा के उसका हाथ नरमी से पकड़कर बेड पर लटाया। प्यार से उसके बाल संवारे। उसकी हालत देखकर उनकी ममता की तमाम उनसियत एक लम्हे को उसके हाथों में सिमट आई। बेटा देखो, ऐसे नहीं करते। हर बात का एक तरीका होता है। क्यों बिला वजह जिद पर अड़े हुए हो। उन्होंने टूटी चीजें, कांच की किरचियां एहतियात से फर्श से उठा के बास्केट में डालते हुए कहा। वो हनूस खाली नजरों से मां को तके जा रहा था। मैं तुमसे कह रही हूं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। उसने खामोशी से जिच होकर अजीब सी नजरों से उसे घूरा। मम्मा, मेरी खामोशी का मतलब आप अच्छी तरह से जानती हैं। माहीन आप लोगों के लिए नजदीक महज एक लड़की है, मगर मेरे लिए वो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। मम्मा प्लीज, आप भी डैडी की जुबान बो रही हैं। कोई तो मुझे समझे, कोई तो मेरी बात माने। किसी को मेरी पसंद और जिंदगी की कोई फिक्र नहीं, सबको अपनी ही पड़ी है। शाहिद ने बड़े लाड से माँ की गोद में सर रखकर इल्तिजा की। बेटा, तुम्हें भी पहले भी समझाया है,
अब भी कहती हूँ। तुम्हारे डैडी का भी यही हुक्म है, अपनी पढ़ाई तक अपनी इस ख्वाहिश पर कौमा लगा दो, फिर पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तुम जहां कहोगे तुम्हारी शादी कर देंगे। तुम कौन सा भी बूढ़े हो रहे हो, अभी तो तुम्हें पढ़ लिख के कामयाब इंसान बनना है, अपने डैडी का कारोबार संभालना है। मोहब्बत फाते आलम होती है, बड़े बड़ों को मोहब्बत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। माँ ने प्यार से दिलासा दिया, बेटा उठो, अपना मुंह ठीक करो, तैयारी करके कॉलेज जाओ। कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगी, तुम फिक्र ना करो, मगर अभी ये जिद छोड़ दो, तुम्हारे डैडी को पता चलेगा तो तुम पर गुस्सा करेंगे। ऐसे करोगे तो तुम्हारी पागलाना हरकतें देखकर वो और भी भड़केंगी, जो तुम्हारे लिए सरासर नुकसानदेह होगा। जी मम्मी, उसने कहा। उसने सादतमंदी से माँ को शफकत भरी नजर से देखा और कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। वो माहीन को कॉलेज से पिक करने के लिए आया था। वो जीन्स की पैंट, ग्रे कलर की लाइनिंग वाली शर्ट पहने हुए कॉलेज गेट पर अपनी न्यू फरारी की फ्रंट सीट से टेक लगाए माहीन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कॉलेज छुट्टी हो चुकी थी, गेट से लड़कियों के गोल निकल रहे थे, लेकिन माहीन पता नहीं कहाँ रह गई थी। उसने इंतजार की खौफ से बेजार होते हुए पहलू बदलना चाहा, फिर कुछ ख्याल आते ही उसने अपनी पैंट की जेब से सेलफोन टटोला। पैंट में फोन होता तो मिलता। सामने नजर पड़ते ही उसे सेलफोन डैशबोर्ड पर मिल गया। उसने जल्दी से इसको बाहर आने के लिए मैसेज किया। मैसेज सेंड होने के बाद एक बार फिर बेकरार निगाहों से उसकी राह तकने लगा। माहीन को अपनी तरफ आता देखकर एकदम उसकी सारी की सारी बेजारी खत्म हो गई। वो सफेद यूनिफॉर्म पे लाल रंग के स्कार्फ में किस कदर हसीन लग रही थी। उसे करीब आते देखकर उसकी आंखों में मोहब्बत के जुगनू फिर से चमक उठे। उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठते हुए उसने पूछा, कहाँ जाना है? कहाँ जाना क्या मतलब? कहीं भी चलते हैं। उसकी राय जानने के लिए उसने कंधे उचकाए। उसने कोई जवाब ना दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी, रेशमी पलकें होले होले लरस रही थी। वो उसे मुसलसल टिक टिक देखे जा रहा था। उन्होंने शहर से बाहर चश्मे के साथ वाले पार का रुख किया। खिजा का मौसम था। धीरे धीरे दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे। गाड़ी से उतरकर जैसे ही उन्होंने जमीन पर कदम रखे, जमीन पे तय जमाए पत्तों पे उड़ते कदम चिड़क चिड़क से आवाज पैदा करने लगे। वो झील किनारे बैठ के मौसम के नजारे को अपनी आंखों में समाने लगे। अचानक सुरमई बादल स्याही माइल होने लगे। बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आसमान पर तैरने लगे। हल्की सुनहरी धूप को बादलों ने अपनी आगोश में भर लिया। नम हवाओं ने भर के उन दोनों का शानदार इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद आसमान के सीने से मोटी बूंदें टपकने लगी। माहीन ने छोटे बच्चे की तरह महवियत से अपने दोनों हाथ फैला के आसमान की तरफ मुंह करके आंखें मूंद ली। महबूब के कुरपरवर लम्हे, ऊपर से बारिश के खूबसूरत मंजर ने माहौल को और भी आशिकाना बना दिया था। बारिश की फुहार भी अवलीन मोहब्बत की तरह होती है। जज्बात गुदगुदाती है, जैसे मोहब्बत दिल में उमंग और कसस पैदा करती है। बारिश के कतरे भी नरम गुदास रुखसारों से फिसल के उसकी रूह में उतर रहे थे। परिंदे भीगे परों से उड़ते हुए इधर उधर महफूज ठिकाना ढूंढ रहे थे। वो दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। माहीन का पानी से तर लिबास से उसका संगे मरमर जैसा तराशा हुआ बदन उसे अपने शहर में जकर रहा था। बारिश की रफ्तार तेज होने लगी तो शाहिद ने उसका हाथ थाम के दरख्त की ऊंट में पना ली। जोर की गिरज से बाल कड़का तो माहीन ने घबरा के उसके सीने में खुद को छुपा लिया। ठंडक और गिरज के खौफ से वो कांप रही थी। इस कदर शिद्दत से लिपटने से बादल से कई गुना तेज बिजली उसके रगों पे में सुरायत कर रही थी। उसने हाथों की गिरफ्त और मजबूत कर ली। कुछ देर के लिए खुद ही गालिब आ गई। लम्हे जैसे रुक गए थे। दिल धड़कना भूल गया था। शाहिद, मुझे खुद से अलग मत करना प्लीज, मुझे बादलों की गिरगिराहट से बहुत खौफ आता है। उसने प्यार से उसके माथे पे बोसा दिया तो एक लम्हे को ऐसे लगा कि फिजा में कितनी रंगीन तितलियां उड़ने लगी हैं। जैसे अल्हड़ दोशीजा के कंधे से सुनहरी आंचल लहराया और फूल हवाओं से डर गए हों। कितनी देर वो इस गुलबदन के लिम्स की खुशबू होले होले अपने अंदर उतारता रहा। मौसम के आसार कुछ तब्दील हुए तो कैफो सरूर की जन्नत से निकल के खौश की दुनिया में वापस लौट आए। बाजू का हिसार कुछ ढीला पड़ा तो माहीन एकदम तड़प के अलग हो गई और शर्माते हुए सिर्फ इतना कह पाई,
शाहिद, जल्दी घर चलते हैं, मुझे ज्यादा देर हो गई तो घर वाले परेशान होंगे। प्लीज जल्दी चलो, मौसम के तेवर कुछ बिगड़ रहे हैं। उसने खामोशी का बुत बने शाहिद का हाथ जोर से खींचा तो एक दम से वो ख्यालों के सफर से लौट आया। दोनों गुमसुम थे। गाड़ी उनके घर के आहनी गेट के सामने रुक गई। अंदर नहीं आओगे? माहीन बैग को बगल में लटकाती किताबें दूसरे हाथ से सीने से लगाते हुए बोली, नहीं आज नहीं, फिर कभी सही। वो मुख्तसर जवाब दे के उसका गाड़ी से निकलने का इंतजार करने लगा। उसने उतर के थोड़ी दूर जाके मुड़ के हाथ हिला के खुदा हाफिज कहा और जल्दी से गेट में दाखिल हो गई। माहीन खूबसूरत और दिलकश सरापे वाली थी। तीखे नकूश, गंदमी रंग, नरम मरमरी संगे मरमर से तराशा हुआ सडवल जिस्म, गुलाबी पतले होठ, सुर्ख अनारी भरबड़े रुखसार, गहरी सी आंखें, कुशादा पेशानी और चेहरे पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट जो देखने वाले को पहली नजर में अपना गर्विदा बना ले। वो इंतहाई मतवस घराने से ताल्लुक रखने वाली एक गरीब लड़की थी। पैसे के एतबार से माहीन का वालिद एक नाई था। पहले वो गांव में अपने अबाओ अजदाद की तरह गांव के लोगों की घर घर जाके शेव करता, बाल काटता था। उसे बड़े सगीर के ज़माने कदीम से राइज दही रिवाज पे अमल करते हुए धान और गंदम की फसल पे बतूरे धान और गंदम सालाना बुनियादों पे बतूरी सेपी दी जाती। कुछ साहिबे सरवत और मुहैयर हजरात की तरफ से मजूजा अजरत से ज्यादा अनाज और धान दे दिया जाता कि चलो कमी कमीन है, जो कि इसके लिए न सिर्फ साल भर के लिए बाल बच्चों के लिए काफ़ी होता बल्कि बच्चों की तालीम और घर भर की जुमला ज़रूरियात अनाज और धान फरोख्त करके पूरी की जाती। बच्चों की इब्तदाई तालीम तक यही सिलसिला जारी रहा। फिर शीदे नाई की थोड़ी थोड़ी ज़माने की हवा लगने लगी। शीदा नाई खुद तो चिट्टा अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, मगर उसकी बीवी जुबैदा पूरी 8 जमातें पास पड़ी। वो एक शातिर और चालाक औरत थी। वो अपने नाक में मक्खी तक न बैठने देती थी। दूसरी कम्मी खवातीन की तरह वो शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों के घर जाके काम करना पसंद नहीं करती थी। वो अपनी ठाट बाट में रहना पसंद करती थी। उसने अपने घर में सिलाई कढ़ाई सेंटर खोला हुआ था, जिससे एक माकूल आमदनी भी घर आती थी और जुबैदा का टाइम भी अच्छा गुजर जाता था। वो तरक्की पसंद सोच रखती थी। उसके कहने पर ही शीदे के दोनों बच्चे और बड़ी बेटी माहीन अच्छे मायारी तालीम से आरास्ता हो रहे थे। माहीन बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, बड़ी ज़हीन और दाना थी। शीदे, मैं तो कहती हूँ अब हमें शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब जमाना बदल गया है और ये कमियों वाला काम छोड़ के वहाँ कोई अच्छा हमाम बना लेना। हमारे बेटे अरशद को हम 10 जमातें पढ़वा के शहर में कोई अच्छा सैलून बना के देंगे। मेरा सिलाई कढ़ाई का काम तो शहर में और भी चमकेगा। हमेशा की तरह आज भी जुबैदा ने शीदे के कान भरना अपना फर्ज समझा। ओ सोनिए, क्या शहर शहर की रट लगा रखी है? अभी अरशद जरा छोटा है, कोई 1 साल मजीद सब्र करो, तब तक माहीन भी अपनी तालीम पूरी कर लेगी। वो भी चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख के अपनी जिंदगी इज्जत से बसर करें। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे कम्मी बन के घर घर के सवाली बने। और अपनी सबसे बड़ी बेटी माहीन के लिए तो उन्होंने बड़े अच्छे ख्वाब देखे थे। दोनों से ज्यादा पढ़ाने की ख्वाह थे। कभी जुबैदा की जिद होती कि मेरी बेटी पढ़ लिख के उस्तानी बनेगी, तो शीदे नाई का इसरार होता कि वो अपनी माहीन को डॉक्टर बनाएगा। वो न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि दोनों भाइयों की भी इकलौती लाडली बहन थी, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाता। उसकी पसंद नापसंद का ख्याल ज़रूरियात को तरजीह दी जाती। माहीन खुद भी शाहाना मिजाज की मालिक थी। खुद को सबसे खुशकिस्मत लड़की के रूप में दुनिया जहां के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे। मियाँ बीवी बच्चों के सो जाने के बाद मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते। कभी कभी तो बात बहसो तकरार तक पहुंच जाती। सोचू के ताने बाने बुनते रात आंखों में दम तोड़ जाती। सुबह गांव के जमींदारों के घर अपने रूटीन के काम पर चला जाता। उस आपाधापी में कभी कभार उसका सुबह का नाश्ता भी रह जाता। माहीन अगर इसरार भी करती कि पापा जी नाश्ता तो करके जाएं, तो वो उलझ के उसके साथ जुबैदा को भी खूब सलवाते सुनाता। रहने दे माहीन पुत्र, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा पेट तो तेरी माँ की बकबक से ही भर गया है। अंग्रेजी औरतों की तरह फरफर बोलती है, 2 गज लंबी जुबान है। जब इसका कार्यक्रम शुरू होता है तो मजाल है कि किसी को बोलने का मौका भी दे।
माहीन पुत्र, वैसे भी हम कम्मी कमीन तो पैदा ही वडेरों के टुकड़ों पर पलने के लिए हुए हैं। हमारे नसीबों में घर के खाने कहाँ पुत्र। उसने आदम के जमाने की बोसीदा चादर उठा के बिजारी से अपने कंधे पर रखी, चमड़े की राछानी बुगल में दबाकर गुस्से से लाल पीला होके घर से निकल गया। ये नाराजगी हर रात शीदे के घर आने के साथ ही खत्म हो जाती थी। फिर अगली रात वो दोनों शेख चिली बन के आंखों की झालर से सुनहरी सपने टांग के सो जाते। माहीन ने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो शीदे और उसकी बीवी की खुशी का कोई ठिकाना न था। इससे न सिर्फ उनकी दुआएं रंग ले आई, बल्कि माहीन के पास होने से जुबैदा के ख्वाबों को ताबीर मिलने के अमकान भी रोशन हो गए थे। उसके शहर जाने की मुराद पूरी होने से अब कोई नहीं रोक सकता था। शीदे को अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और बीवी की इस्लाह के आगे घुटने टेकने पड़े। शीदे ने भी सोचा कि दुनिया बदल चुकी है, उनकी जिंदगी में भी कोई तब्दीली आनी चाहिए। शीदे ने गांव वाले से लेन देन जल्दी जल्दी खत्म किया और शहर जाने की तैयारियां होने लगी। जाने से एक दिन पहले शीदा और जुबैदा के दरमियान छिड़ी सद जंग फिर शिद्दत एख्तियार करने लगी। मुहाज आराई अरूज पे पहुंची तो एंजॉय करने के लिए माहीन और मुअज्जम भी मैदान में उतर आए। अब्बा, जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं तो फिर किस बात पे जंग छिड़ चुकी है? माहीन ने खिलखिलाते चेहरे से जलती पे तेल डाला। तुम्हारी माँ कम थी जो तू भी आ गई मैदान में। शीदे ने बेबसी से माथे पे हाथ रखते हुए उसे टोका। माँ जी, आप ही शहर जाने के लिए जिद कर रही थी, अब खुद ही घर से चिमट के बैठी हो। अब्बू ठीक कहते हैं, कुछ दिनों तक कॉलेज भी खुल जाएंगे, फिर आप ही का कॉलेज में दाखिला भी तो करवाना है। शाबाश मुअज्जम बेटा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मगर तुम्हारी माँ मुझे उल्टी पटियां पढ़ा के अब खुद ही। शीदे ने माँ के खिलाफ बात करने पे मुअज्जम की राय को सराहा। बेटा, मुझे पता है तुम्हारे बाबा ने मेरे कहने पे ही शहर जाने का फैसला किया है, वो भी इतनी जल्दी, मगर मेरा थोड़ा सा कढ़ाई का हिसाब किताब रहता है। वो क्लियर हो जाए तो चले जाएंगे। अब इतनी भी क्या जल्दी है? कौन सी शहर की गाड़ी छूटी जा रही है? मैंने ज्यादातर कपड़े तैयार करके वापस कर दिए हैं, बस इक्का दुक्का रहते हैं। वो अपने हिसाब बेबा करके अपने कपड़े ले जाएंगे। क्यों माहीन, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? अरे 4 पैसे आ जाएंगे तो हमारे ही काम आएंगे, मगर आप सबने तो बाकायदा महाज खोल लिया है। उसने मुंह के सामने दोनों हाथ लहरा के शीदे को मुखातिब करके लड़ाई खत्म करने का ऐलान किया तो माहीन और मुअज्जम मुंह पर हाथ रख के हंसते हुए अंदर चले गए। शहर में थोड़ी मेहनत और जुबैदा के एक दौर के रिश्तेदार की मदद से एक माकूल घर किराया पर मिल जाने के बाद उन्होंने सुक्का सांस लिया। माहीन का शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया। शीदे ने घर के करीब ही मार्केट में एक दुकान हमाम समेत ले ली। मुअज्जम ने स्कूल छोड़ के अपने बाप के साथ हमाम संभाल लिया। जुबैदा की कुशीदाकारी का काम उसकी त्वक्का से बढ़ के फूला। उसने अपना काम और सिलाई के नेटवर्क को तोसी करने के लिए मजीद कुछ लड़कियां काम पे रख ली तो बाकायदा मार्केट में उनके फनो हुनर का तोता बोलने लगा। आगाज में तो उसके बनाए हुए जोड़े और कुशीदाकारी चंद घरों की खवातीन तक महदूद थे, मगर देखते ही देखते उसने कुशीदाकारी की कमाई से एक छोटा सा अपना घर खरीद के खुद उसमें शिफ्ट हो गए और किराए वाले मकान को बाकायदा कशीदाकारी के सेंटर का नाम दे दिया। वो अपने काम में माहिर होने के साथ बातों की भी बड़ी फनकार थी। उसका तैयारशुदा माल मार्केट में हाथों हाथ बिकने लगा। वो दोनों हाथों से दौलत इकट्ठी करने लगी। पैसे की रेल पर हुई तो जुबैदा को सुरहाब के पर लग गए। अपने सामने वो बड़ू बड़ू को खातिर में न लाती। वैसे तो गांव से उनका राब्ता मुकम्मल तौर पे कट चुका था, मगर कभी कभार अगर गांव से जुबैदा की कोई रिश्तेदार या पुरानी सहेली मिलने आती तो उसकी शानो शौकत और शानदार तब्दीली देख के हैरान रह जाती। माहीन और शाहिद की पहली मुलाकात बस स्टॉप पे हुई थी। पहली ही मुलाकात हादसाती साबित हुई। माहीन और उसकी क्लास फेलो लेट हो रही थी। उन्हें परेशानी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कॉलेज पहुंच पाएंगी। आज उनको पिक करने वाली वैन भी नहीं आई थी। वो इसी सोच में थी कि पता नहीं बस कब आएगी। शाहिद ने उन्हें देख के बड़े मुअद्दब अंदाज में उन्हें गाड़ी में बैठने और कॉलेज में छोड़ने की पेशकश की। पहले माहीन ने गुल के चेहरे पे नजर दौड़ाई तो उसने अस्बात में आंखें बंद कर ली। थोड़ी सी पसोपेश के बाद उन्होंने कबूल कर ली। पूरे रास्ते में शाहिद माहीन को चोर नजरों से तकता गया। माहीन कोफ्त के बावजूद बर्दाश्त कर रही थी। उसने कॉलेज के गेट से थोड़ा सा पीछे उतार दिया। वैसे लड़के में दम है और है भी बड़ा हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग। गुल ने अपने बेतुके रिमार्क्स पेश करके माहीन का दिल टटोलना चाहा।
होगा हमारी भला से। माही ने कंधे उचकाते आंखें मटकाते हुए रवायती फिक्रा कसा। अरे यार होगा नहीं, सच में बहुत अच्छा है। गुल ने जोर देके तरफदारी की, बल्कि वकालत की। अरे अगर इतना अच्छा है तो उसे बसा लो अपने दिल में, मुझे क्यों बता रही हो? उसने मसनूई गुस्से से मशवरा दिया। अंधी के नसीब में कहाँ आंखें, उसने कफे अफसोस मलते हुए कहा। अरे क्यों नहीं, मेरी प्यारी गुल में किस चीज की कमी है? अरे माहीन, कमी मुझ में नहीं, कमी उस बुद्धू आशिक में है, वो भी अकल और बेनाई की, जो तुम्हें पसंद कर बैठा है। मुझे पसंद? क्या मतलब? तुझे कैसे पता, और तू उससे कब मिली, तुझे यह सब कैसे पता? माहीन ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। जनाब, उस दिन जब वो हमें छोड़ने आया था तभी उसने मुझे जाते हुए अपना सेल नंबर मेरे हाथ में थमाते हुए दरखास्त की थी मोहतरमा से बात करवाना। तो ये बात है? तू मुझे बना तो नहीं रही? तू सच कह रही है ना? भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये देखो उसके सारे टेक्स्ट मैसेजेस यही लिखा है, प्लीज माहीन से मेरी बात करवाओ, लाओ दिखाओ अपना सेल, ये लो। वो उसकी जानिब हाथ बढ़ाती, वो पकड़ने की कोशिश करती तो गुल हाथ पीछे हटा लेती। उसने छीना चाहा तो गुल ने भागना शुरू कर दिया। गुल आगे आगे और माहीन पीछे पीछे। वो एक कमरे में दाखिल हुई तो दूसरे से निकल जाई। इतना तंग करने के बाद थामते हुए मोबाइल उसे दे दिया तो माहीन की जान में जान आई। फिर तो रोज मुलाकातें, कॉलेज छोड़ कर कॉलेज से पिक करना शाहिद सवाब समझ के मामूल से सच इंजाम देता। जुबैदा का तो शहर बन के मॉडर्न सोसाइटी के साथ साथ ख्यालात भी मॉडर्न का लिया गया, इसलिए माहीन को खुली आज़ादी दे दी गई। शाहिद बिला रोक टोक जब जी चाहता माहीन को घर से पिक करता, जब चाहता घर की दहलीज तक छोड़ने भी चला आता। माहीन समेत तमाम बच्चे हमेशा जुबैदा की ज़बान बोलते थे। एक दो बार तो बाकायदा माहीन के घर शाहिद को डिनर पर भी इनवाइट किया गया। जुबैदा तो इसे अपने लिए खुशकिस्मती समझती थी कि इतने बड़े घराने का लड़का उसकी बेटी का दोस्त है। कॉलेज से छुट्टी हुए 2 घंटे हो चुके थे, जबकि कॉलेज से घर से घंटे भर की दूरी पे माहीन और शाहिद आज बहुत ही खुशगवार मूड में थे, क्योंकि वो माहीन के साथ अपने पसंदीदा कैफेटेरिया में कॉफी पीकर आ रहे थे। सफेद रंग की शानदार मर्सिडीज शीदे के घर के गेट के आगे रुकी। हंसते हुए बड़ी अदा से माहीन दरवाजा खोल के बाहर निकली। शाहिद ने खुदा हाफिज कहकर एक खास स्टीयरिंग और दूसरा गियर पर रखा ही था कि वो तेजी से घूम के ड्राइविंग साइड आगे अपना हाथ स्टीयरिंग पर रख के कहने लगी, ऐसे कैसे, अंदर नहीं आओगे? कई बार मामा ने पूछा है, तुम्हारी मामा कहती हैं बाहर से तुम्हें छोड़ के चला जाता है। ये क्या बात हुई? चलो उठो, निकलो गाड़ी से, मम्मा तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। यार ऐसे जिद मत करो, आज बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी सही। उसने बेहद इसरार के बावजूद माजिद करते हुए हाथ छुड़ाना चाहा और उस वक्त शीदा अपनी दुकान से किसी काम से अपने घर आ रहा था। जो ही गली की नुक्कड़ से उसकी नजर गाड़ी पर पड़ी और झुकी हुई माहीन पर, तो वो तेजी से लंबे ढक बढ़ता हुआ करीब पहुंच गया। ये क्या तरीका है, क्या तमाशा बनाया हुआ है? गुस्से से उसने माहीन का हाथ पकड़ा, होनहार नजरों से शाहिद को घूरा। मुंह से तो कुछ ना बोला, मगर उसका वाज़ेह मतलब था कि दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहीन सहमी अपने कमरे में बैठी थी। शीदे ने गेट बंद करने के बाद अपनी बीवी के कमरे का रुख किया। ये सब तुम्हारा किया धरा है। उसने जुबैदा को आड़े हाथों में लिया। हुआ क्या है? बिन बरसात के बादल की तरह बरस रहे हो। जुबैदा ने अनजान बनते हुए उल्टा सवाल दागा। क्या हुआ है? क्या हुआ है पूछो अपनी लाडली बेटी से। कहां से आ रही है और बाहर क्या हो रहा था? वो गुस्से से हामता हुआ माहीन को बालों से पकड़ के बड़बड़ाया। अरे कौन से गुस्से का भूत सवार हो गया है तुम पे? छोड़ो माहीन को, आराम से बैठ के बात भी तो हो सकती है। अड़ोस पड़ोस सुनेंगे तो भला क्या सोचेंगे? वाह वाह जुबैदा बेगम, क्या बात है, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया अड़ोस पड़ोस का। अरे उस वक्त अड़ोस पड़ोस का ख्याल नहीं आया जब सरे आम बाजार में, ये कहकर शीदा चुप हो गया। माहीन बेटा बताओ क्या बात है, तुम्हारे डैडी क्या कह रहे हैं? मम्मा वो शाहिद मुझे छोड़ने आया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये अल्फाज अदा किए, फिर रोने लगी। अच्छा तो ये बात है, माहीन तुम अपने कमरे में जाओ। इतनी सी बात पे तुमने घर सर पे उठाया हुआ है? इतनी सी बात? अरे शर्म नाम की कोई चीज है भी तुम में? इसे इतनी सी बात कह रही हो? अरे न जाने किस गैर मर्द के साथ मुंह काला करके मेरी गैरत का जनाजा निकाल के आई है। यही नहीं, वही गैर मर्द इसे अपनी दहलीज तक इसे छोड़ने आया है।
तुम इसे इतनी सी बात कह रही हो? ये सब तुम्हारी दी हुई आजादी और लाड प्यार है। वो गुस्से से लाल पीला होके उस पे धारा। बस करो शीदे, वो शाहिद है मलक मंजूर का बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का है, माहीन के साथ कॉलेज में पढ़ता है, मैं मिल चुकी हूँ, इसमें क्या बुराई हो गई अगर वो माहीन को अपनी गाड़ी में छोड़ने आ गया? अरे वो इसे चाहता है, माहीन भी उसे पसंद करती है। चुप कर जा वरना तुम्हारे 32 दांत निकाल के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अभी तक शीदा जो खामोश बैठा था उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अरे क्यों शहर में लाके मुझे माँ बेटी जलील करवाना चाहती हो? ये मुझे किस दोजख में झोंक दिया है? ये किस समाज में मुझे ले आई हो जहाँ वालिदैन की इज्जत फैसले की कोई अहमियत नहीं, जहाँ बच्चे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं। शीदे ने लाचारगी से दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। अगर माहीन और वो लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो अपने माँ बाप को हमारे घर भेजें, इसके वालिदैन हमसे माहीन का हाथ मांगे, ये क्या तरीका है? इस बेशर्म को कहो मेरी इज्जत मट्टी में ना मिलाए। शीदे आराम से प्यार से मेरी बात सुन, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, तू वहीं पेंडू रहेगा। अरे ये गांव नहीं शहर है, यहाँ के अपने रीतो रवाज हैं। अरे ये मुझे पेंडू ही रहने दे, मेरी आंखों पे फरंगी तर्जे मुआशरत की स्याह पट्टी मत बांधो, इस फैशन की बीट मेरी इज्जत मत चढ़ाओ। शीदे ने सख्त एहतजाज करते हुए शदीद शहरी फैशन की मुखालफत की, अपनी बीवी को उसके अजाइम से खबरदार किया। मेरी चुप और शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। 24 साल से जो चुप का रोजा रखा हुआ है उसे तोड़ने पर मजबूर मत करो। महीन अब बच्ची नहीं है, 12वीं जमात में पढ़ती है, जवान है। यही सिलसिला रहा तो क्या इज्जत रह जाएगी? किस किस का मुंह बंद करेंगे? क्यों लोगों को तू बात करने का बहाना दे रही है? अगर माहीन चाहती है तो इसे कहो कि वो अपने वालिदैन को हमारे घर ले आए, वरना आज की बात मैं यहाँ ना देखूं, उसके साथ मैं कभी भी माहीन को ना देखूं। अगर मैंने माहीन को उसके साथ देखा तो मैं उसे काट के रख दूंगा और सारी जिंदगी खुद जेल में पिसूंगा। मेरी बात को तुम और तुम्हारी राज दुलारी अच्छी तरह अपने पल्लू से बांध लें, वरना फिर शायद बाद में कहने सुनने के लिए कुछ ना रहे। ये तुम्हारे हक में बेहतर है और तुम्हारी लाडली के लिए भी यही अच्छा है। जब किसी शरीफ को शरफू चढ़ता है तो वो सर चढ़ के बोलता है। यही हाल शीदे नाई का था। उसने बातों के साबुन से जुबैदा को धो डाला। बीवी कितनी भी अपने हावन को गुलाम बना के रखे, मर्द आखिर मर्द ही होता है। बकरियों के रेवर में फिरने से शेर बकरी तो नहीं बन जाती। उसने 24 साल गुलामी की जंजीरें पल भर में तोड़ दी। गरीब और शरीफ इंसान जिंदगी से हर बात समझौता कर सकता है मगर इज्जत पे नहीं कर सकता। उसे ये चाल चलन एक आंख न बाते थे। उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा देहाती जिंदगी में गुजारा था। अपने पेशे के बायस न सिर्फ अपने गांव बल्कि इर्द गिर्द के देहात में उसका आना जाना रहा। उसने घाट घाट का पानी पिया था मगर मजाल के कभी किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से देखा हो। रशीद ने दो टोक अल्फाज में अपना नुक्ता नजर बीवी पे वाजे कर दिया था और खामोशी से आंखें तकती हुई अपनी बीवी को अपना फैसला सुना के जल्दी से बाहर निकल गया। आज मलिक मंजूर के अजीमुशान फार्म हाउस पर बड़ी पुरवकार दावत का एहतमाम था। शहर के तमाम उमरा और एक से बढ़ के एक रईस मद्दू थे। मलिक मंजूर हुसैन का शुमार शहर के मुअज्जिजीन में सरे फहरिस्त होता था। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शहर में नगीना मोटर्स के नाम से उनका बहुत बड़ा कारों का शोरूम था जिससे उन्हें माहाना लाखों की आमदनी होती थी। शहर के सबसे बड़े और महंगे मॉडल टाउन में उनकी आलिशान कोठी थी। इसके अलावा शहर के नजदीक ही गाँव में कई एकड़ पे मुश्तमिल जरी फार्म हाउस था। दावत में सियाही जमातों के अमायदीन, पुलिस और दीगर महकमों के आला अफसरान शरीक थे। ये पार्टी खसूसन मलिक मंजूर ने इसलिए रखी थी कि इसमें शहर के तमाम करोड़पति और उनके बच्चे आए हुए थे और उसने शाहिद को कहा कि इनमें से जिसकी लड़की तुम्हें पसंद आएगी उससे तुम्हारी शादी कर दूंगा। इससे मेरी इज्जत में इजाफा होगा और मेरे बिजनेस को भी सपोर्ट मिलेगी। इस्तकबालिये पे खड़े खड़े मलिक मंजूर ने अपनी बेगम से ज़ेरे-लब इस्तफसार कुन अंदाज में पूछा, देखो कितने मेहमान आ गए, तुम्हारे साहिबजादे अभी तक तैयार होके नहीं आए। तुम्हें पता है दावत पे लाखों रुपए इसी के लिए खर्च किए हैं। जाओ जल्दी से लेकर आओ और हाँ उस मजनू को समझा देना कि यहाँ तमाम उम्र की हसीन जवान एक से बढ़ के एक खूबसूरत लड़कियां आई हैं। उसे कहो कि उस दो कोड़ी के नाई की बेटी को मलक खानदान की बहू बनाने का ख्याल दिल से निकाल दे। अच्छा मैं जाती हूँ, उसे लेकर आती हूँ, आप नाराज ना हों।
दिल खोल के दावत पे हर्ज किया गया था। खुदा भी जिसे देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और जिसे महरूम करता है उसे जी भर के खाना भी नसीब नहीं होता। बहरहाल ये तकसीम खुदाबंदी है। पार्टी में शाहिद का दिल बहुत ही बुझा हुआ था। उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। डैडी और मम्मा की वजह से बस चंद लोगों से मिला था, वरना ऐसे माहौल में उसका दम घुटता था। महफिल की रौनकें और चहल पहल अरूज पर थी। बेशुमार हसीनो जमील खूबसूरत दोशीज़ाएं चमकीले भड़कीले लिबास में शाहिद की एक नज़र की तालिब थी, मगर वो तबीयत की नासाजी का बहाना बना के माजरत करके अपने कमरे में आ गया। अगले दिन कॉलेज से वापसी पे माहीन ने उसे अपने घर वालों के नुक्ताए नजर से आगाह किया और उसके वालिदैन से उसका हाथ मांगने के लिए इसरार किया, और साथ ही एक बुरी खबर भी सुना दी कि अगर तुमने मेरे रिश्ते की बात नहीं की तो एक माँ के अंदर अंदर मेरे घर वाले मेरा रिश्ता कहीं और कर देंगे, फिर मुझसे कोई गिला मत करना। शाहिद पे तो जैसे परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे, काटो तो जैसे जिस्म में लहू न हो। शाहिद कुछ कहे सुने बगैर चला गया। लो मम्मा जी, मैं इस अमीरजादे को पूरी तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लिया है। अब तो वो बुरी तरह कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है। अब बताइए अगला प्लान क्या है। माहीन ने अपनी मकारी पे उतराते हुए अपनी बाहें माँ के गले में डालते हुए ड्रामे के अगले सीन के बारे में पूछा। शाबाश मेरी बेटी शाबाश, इसलिए तो कहती हूँ कि मेरी बेटी मेरी कॉपी है। बस आज से उससे मिलना जुलना बंद कर दो। कुछ दिनों के लिए कॉलेज भी मत जाओ और अपना सेल फोन भी ऑफ कर दो। उसे कुछ दिन और मोहब्बत की आग में जलने दो। ठीक है मम्मा, जैसे आप कह रही हैं ऐसा ही होगा। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि फिर शाहिद राब्ता कैसे करेगा। फिक्र मत करो, ये सोचना उसका काम है, तुम्हारा नहीं। तुमने उसे जिस मोहब्बत के नशे की लत लगाई है ना, उसका असर उसके जिस्मो जान में उतरने दो। कुछ दिन बाद जब नशा उतरेगा और बदन टूटेगा तो खुद ही आगे बढ़ने के रास्ते बना लेगा, और उसे अगला काम तुम मुझ पर छोड़ दो। शाहिद उधर अपनी परेशानियों में घिरा था। वो माहीन और उसकी मम्मा की असलियत से बेनियाज अपनी माँ के जरिए अपने डैड को मनाने की भरपूर कोशिश करता रहा। उसे इतना इल्म भी नहीं था कि जिसे वो अपनी जिंदगी समझ बैठा था, जिसे वो अपनी जान से बढ़ के चाहने लगा था, वो उसके गिर्द फरेब का दायरा तंग कर रही थी। देखो मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकता हूँ, और शादी मैंने करनी है, जिंदगी मैंने बसर करनी है। प्लीज आप पापा को समझाएं, वरना ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास पछतावे और झूठी शानो शौकत के अलावा कुछ ना बचे। हेलो आंटी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ। अरे हाँ, इतने दिनों से कहाँ थे तुम, कैसे हो? दूसरी तरफ शीरी गुफ्तार लहजे में मकार जुबैदा थी। जी आंटी, मैं ठीक हूँ। काफी दिनों से माहीन कॉलेज नहीं आ रही और उसका नंबर भी बंद है। शाहिद ने रंधी हुई आवाज में तफ्शीश जाहिर की। आंटी, क्या मैं माहीन से बात कर सकता हूँ? माहीन घर में नहीं है, अपनी सहेली के घर गई हुई है। तुम परेशान क्यों हो? क्या बात है? लगता है तुम्हारे घर वाले एक कमी की बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं। आंटी, मैं कल आपसे मिलूंगा। दूसरे दिन शाहिद की गाड़ी जुबैदा के दस्तकारी स्कूल के सामने आके रुकी। जुबैदा दौड़ के दरवाजे पे आई। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो शाहिद ही था। रस्मी कलमात के तबादले के बाद शाहिद ने गुफ्तगू का आगाज करके खामोशी का खला तोड़ा। आंटी, सूरत हाल आपके सामने है। मैं बहुत परेशान हूँ। इतने दिनों से माहीन से मुलाकात भी नहीं हुई। मैंने दिल से चाहा है, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। मैं माहीन को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे। प्लीज आप ही कोई खालिया रास्ता बताएं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? शाहिद ने उस मकार औरत के सामने अपने गमों की किताब जोक दर जोक रख के खोल दी। शाहिद, मैं जानती हूँ तुम अच्छे लड़के हो, अच्छे शरीफ खानदान से हो, और सबसे बढ़कर तुम हमारी बेटी को चाहते हो, बहुत प्यार करते हो उससे, मगर घर जोशो जज्बात से नहीं, खौफ से बढ़ते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात का एहतराम करती हूँ, मगर जिंदगी से हकीकत का बहुत गहरा रिश्ता है। कल को अगर तुम्हारे घर वाले हमारी बेटी को दिल से अपनी बहू नहीं मानते तो फिर तुम हमारी बेटी को कहाँ रखोगे, कहाँ से खिलाओगे? गुर्बत इंसान को तहजीब के आदाब भुला देती है। इसलिए अगर तुम हमारी माहीन का हाथ मांगने की जिद करते हो तो बस हमारी इतनी सी एक शर्त है कि तुम्हारी जो शहर वाली कोठी है हमारी बेटी के नाम कर दो, वरना तुम्हारे लिए बेटर है कि हमारी बेटी को भूल जाओ और हम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देते हैं। ये अल्फाज नहीं बल्कि वो तीर थे जो शाहिद के दिल के रास्ते से, उसके कलेजे से आर पार हो गए थे। उसके पांव तले से जमीन निकल गई। यकशुद ना दोशुद। घर वाले पहले ही एक नाई की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार न थे, ऊपर से वो डिमांड जो बिल्कुल नामुमकिन थी। मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल सही, मगर नामुमकिन तो नहीं बेटा।
वो बदसूर खामोश रहा। जुबैदा जैसे एक ही वार में चारों शाने चित करने का इरादा रखती थी। भाई साफ साफ बात है, जैसे तुम अपने माँ बाप को प्यारे हो, ऐसे ही हमने भी बड़े नाजो नाम से पाला है अपनी बेटी को। अपनी औलाद के मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब देखना हर वालिदैन का हक होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी जहाँ जाए, जहाँ रहे, खुश रहे। उसे जिस घर में ब्याह जाए वो रानी की तरह राज करे। जाहिर है कोई अपनी बेटी को प्यार के चंद मीठे बोल बोलने वाले के हवाले तो नहीं कर सकता जिसका कोई मुस्तकबिल ना कोई ठिकाना हो। जुबैदा अपनी बात करके खामोश हो गई, मगर शाहिद के तो होश ही उड़ गए। उसे जवाब और डिमांड की से तवक्का हरगिज ना थी। उसके हलक से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। क्या जवाब देता, क्या बोलता, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सोच समझ बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी। उसने मजीद बात करना या इल्तिजा करना बेकार समझा। कुछ कहे बगैर चुपचाप उठ के बाहर आ गया। अब उसकी गाड़ी का रुख अनजाने रास्तों की तरफ था। रात बहुत बीत चुकी थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख प्यास की शिद्दत से निढाल था। रात के न जाने किस पहर उसने गाड़ी का रुख अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया। गैराज में गाड़ी पार्क करके अपने कमरे में जाने के लिए जो ही उसने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो मलक मंजूर की गिरजदार आवाज सुन के उसके बोझिल कदम ठटक गए। डैडी, आप अभी तक जा रहे हैं? जी हाँ, जिसकी तुम जैसी गंदी औलाद होती है ना, उस बाप के नसीब में नींद कहाँ होती है। कहाँ से लोफरी करके आ रहे हो? उन्होंने खूनहार नजरों से देखा। भाईजान, आना कहाँ से है इस नालायक ने? ये उसी नाई की बेटी के साथ गुलछड़े उड़ा के आ रहा होगा। उस हरामजादी के अलावा इस आवारा को कौन मुंह लगाता है? चाचा ने उसके जवाब से पहले ही फट से उसकी इज्जत अफसाई में इजाफा करके जलती पे तेल का काम किया। शाहिद सर झुकाए चुप का मुजस्मा बने खड़ा था। चाचा जी, आप मुझे जो मर्जी कह सकते हैं, मगर किसी की जात पे कीचड़ उछालने का आपको कोई हक नहीं। वो जैसी भी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और डैडी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि माहीन से शादी करने के बाद मैं इसे इस घर से हमेशा दूर रखूंगा। बस आप हमारा शहर वाला बंगला मुझे दे दें। इसके अलावा मुझे आपकी जमीन जायदाद से कुछ भी नहीं चाहिए। एकदम न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसके अंदर कोई अनजानी कुव्वत बो रही थी। उसने चचा और बाप की लानतान को एक लम्हे के लिए नजरअंदाज करते हुए अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के तकाजा किया। डैडी, वो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और हमारी जो शहर वाली कोठी है वो आप मेरे नाम कर दें। यही हमारा आखिरी फैसला है, वरना मैं नहीं जी सकता। मलक मंजूर के तन बदन में आग भड़क उठी। उन्होंने एकदम लातू गोसू की बारिश कर दी। तेरी इतनी हिम्मत, अपने बाप के सामने जुबान चलाता है, बकवास करता है, जायदाद के बंटवारे के तकाजे करता है। चचा ने टांगों से घसीटते हुए उसे ले जाके कमरे में बंद करके कमरा बाहर से बंद कर दिया। वो रोता रहा, रास्ते देता रहा। खुदा के लिए डैडी, ऐसे मत करें। क्या आपकी जायदाद पे मेरा कोई हक नहीं? क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता? कि आपको अपने बेटे की जिंदगी से बढ़ के अपनी दौलत से प्यार है? क्या फायदा इस दौलत का जो किसी के काम ना आ सके? क्या करना उस शानो शौकत का जो बाप को बेटे और भाई से भाई को दूर कर दे? वो बंद कमरे में चीखता रहा, रो रो के गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसकी आवाज किसी ने ना सुनी। भाई साहिब, ये भाई इन्हीं कमियों की जुबान बोल रहा है, इसे मैं देख लेता हूँ, इसका इलाज करता हूँ, आप बेफिक्र होके सो जाएं। फरेबी भाई ने अपने भाई को इस कमरे तक छोड़ा और खुद भी जाके सो गया। वो अगला पूरा दिन अपने ही कमरे में बंद कमरे में कैदी बन के रह गया। उसकी किसी ने खबर ना ली, ना खाने का पूछा, ना पीने का। न जाने बाहर क्या खिचड़ी पक रही थी, वो इससे लाताल्लुक था। उसने एक पल भी सो के ना देखा। पूरा दिन गुजर गया। बाप, चचा, माँ में से किसी ने भी उसकी खबर ना ली। शाम के साए गहरे हुए रोशनदानों से अंधेरे कमरे पर हावी होने लगे। शाम को थोड़ा शोर हॉल में सुनाई दिया, मगर थोड़ी ही देर में उसकी सिसकियां कमरे के तारीक माहौल में डूब के रह गई। उसने माहीन का नंबर डायल किया, मगर ऑफ मिला। जुबैदा का मिलाया, मगर उसने एक बार भी रिसीव करने की जहमत गवारा न की। कुछ देर खाली नजरों से कमरे की छत को तकता रहा। रोशनदान से रात के सुरकने का अंदाज बखूबी लगाया जा सकता था। खिड़की का ख्याल आते ही उसे छुटकारे की तरकीब सूझी। खिड़की से कूद के रात के सपाट सन्नाटे में फार्म हाउस के पिछवाड़े के रास्ते खेतों में चलते हुए घंटे भर की मुसाफत के बाद वो गांव के शहर से मिलाने वाली सड़क पर आ गया। वीरान सड़क, सुनसान रास्ते, सड़क किनारे फैले हुए कदावर दरख्तों के झुंड खौफनाक माहौल की वहशत में और भी इजाफा कर रहे थे। वो डगमगाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ से गांव ज्यादा दूर नहीं था। दूर कहीं खेतों में जंगली जानवरों और गांव की सिमत से वक्फे वक्फे से कुत्तों के भौंकने की आवाजें
पुरस्रार तारीकी से लिपटी रात की खामोशी में धीरे धीरे शोर पैदा कर रही थी। लोग मीठी नींद के मजे लूट रहे थे। बेमंजिल अनजानी सिमत का मुसाफिर चलते चलते नहर के पुल पहुंच चुका था। यहाँ से शहर 1.5 घंटे की मुसाफिर पे था। लड़जते दिल से उसने पूछा, अब डूबती रात की इंतहाई आखिर पहर वो कहाँ जाए और वो किसी को क्या बताएगा। कुछ सोचने के बाद जुबैदा बेगम का नंबर डायल किया। मोबाइल ऑफ था। फिर ऐसे ही बेदिली से उसने माहीन का नंबर डायल किया तो एक नई मुसीबत का पहाड़ उस पे आन गिरा। इतनी रात के माहीन का नंबर मसरूफ जा रहा था। गुस्से और अफसोस से उसका पूरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। वो कुछ देर मुसलसल उसका नंबर मिलाता रहा मगर नंबर उसी तरह मसरूफ जा रहा था। थके हुए लहजे निडाल जिस्म से पुल की दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गया। घंटे बाद माहीन की मिस कॉल आई। उसने जल्दी से माहीन के नंबर पे कॉल की। दूसरी तरफ वाकई माहीन थी। इससे पहले कि उसको वो सवाल करता, ये पूछता कि इतनी रात को किसी बात कर रही थी, वो पहले ही बोल पड़ी, शाहिद जो कुछ मेरी मम्मा ने कहा है वो कर सकते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही लाइन कट गई या माहीन ने शायद जानबूझकर काट दिया। गमों के पहाड़ ऐसे एक साथ उस पर टूट पड़े। सोचने समझने की सलाहियत वो खो बैठा था। कॉल खत्म होने के बाद इतनी जोर से मोबाइल फेंका, अगर वो पानी में ना गिरा होता तो टूट जाता। उठ के एक नजर उसने शहर से जाती गांव वाली सड़क को हसरत भरी नजरों से देखा और दूसरी नजर से ठाटे मारते पानी को जो पुल की रुकावटों से झुंडों की सूरत करके बेतहाशा शोर पैदा कर रहा था। सुबह सादिक का नूर फूट रहा था। लोग खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे। गांव के चौक में एक लाश रखी हुई थी जो मुंह अंधेरे नहर से निकाली गई थी। नौजवान लड़का था। गुज़िश्ता शब न जाने किस घर का चिराग नहर में डूब के गुल हो गया था। एक बूढ़ी खातून ने लाश के मुंह से कपड़ा हटाते हुए कहा, ओ माँ सदके, ये तो मलक मंजूर हुसैन का बदनसीब बेटा शाहिद है। अगले लम्हे गांव वालों को धाड़ों और औरतों के बैनों में मलक मंजूर हुसैन की हवेली की रौनक डूबती हुई नजर आई।